आज है 11 मई 2024 दिन शनिवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन देश की वैज्ञानिक तकनीकी और प्रगति का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2000 में 11 मई के दिन ही भारत की आबादी ने 1 अरबवां आंकड़ा छू लिया था और इसी दिन 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान भी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को नहीं मिली जमानत, अविश्वसनीय मानकर हाई कोर्ट ने ठुकराई दलील। जी हां, बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर दिया है। अंसारी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया था। दरअसल ईडी के केस में आरोप है कि अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2 फर्मों का इस्तेमाल किया, जिसमें कथित जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके रकम इधर उधर की गई। इसमें काफी बड़ी राशि को अंसारी के खाते में जमा किया गया और निकाला गया, जिसका वह स्रोत नहीं बता सके। ईडी के अधिवक्ता ने इस दलील के साथ अंसारी की जमानत अर्जी का विरोध किया। केजरीवाल को जमानत मिलने पर जोश में आया इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार जाने की करती भविष्यवाणी। बता दें आम आदमी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए आज का दिन अहम साबित हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में पिछले 1 महीने से कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में 6वें चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल को मिली जमानत ने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी राहत दे दी है। केजरीवाल की जमानत पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेता जहां केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी मना रहे हैं तो वहीं 4 जून को बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। भदोही से बीजेपी सांसद ने फेसबुक की प्रोफाइल फोटो बदली, सपा में जाने के संकेत, यहां से मिल सकता है टिकट। बता दें यह खबर लगते ही सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों की टिप्पणी भी आने लगी। भाजपा और सपा की तरफ से कोई पदाधिकारी खुलकर नहीं बोल रहा है। वहीं आपको बता दें भदोही से टिकट कटने से नाराज भाजपा के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद अब साइकिल की सवारी कर सकते हैं। बीती रात से उनके फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल गई है, अब कमल के स्थान पर साइकिल लगा दी है। उसके बाद से ही मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी राजेश एस बिंद ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी। माना जा रहा है कि राजेश एस बिंद का टिकट काटकर सपा रमेश बिंद को मैदान में उतार सकती है। निशा दहिया ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक का कोटा, भारत की 5वीं महिला पहलवान। बता दें निशा दहिया ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। निशा पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली 5वीं भारतीय महिला पहलवान है। निशा ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में 68 किलोग्राम सेमीफाइनल में रोमानिया की एलेक्सांद्रा अनगेल को हराया है। यह पहली बार होगा जब हर 4 साल में होने वाली प्रतियोगिता में भारत की 5 महिला पहलवान शामिल होंगी। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत लड़ेंगी चुनाव, खरीदा गया नामांकन पत्र। बता दें सपा ने गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की भतीजी और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के चुनाव लड़ने की चर्चा और तेज हो गई है क्योंकि मंगलवार को नुसरत अंसारी के नाम से 4 सेट में नामांकन पत्र लिया गया। अफजाल अंसारी के नाम से भी 4 सेट में नामांकन पत्र लिया गया है। 7वें चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और पहले ही दिन नुसरत अंसारी के नाम से नामांकन पत्र लिया गया है, जिससे नुसरत के चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है। मनोहर लाल खट्टर को Z+ सिक्योरिटी मिलने पर भड़की कांग्रेस, लगाए भेदभाव के आरोप। हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने पर सवाल उठाया है। साथ ही चुनाव आयोग से सुरक्षा के नाम पर भेदभाव का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि खट्टर भी भाजपा के उम्मीदवार थे और करनाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने पूछा कि हम पूछना चाहते हैं कि खट्टर को Z+ सुरक्षा किस आधार पर दी गई है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा दी जानी है तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन उनके पास ऐसी सुरक्षा नहीं है। भारत ने फिलिस्तीन को यूएन का सदस्य बनाने का किया समर्थन, अरब देशों ने आम सभा में रखा था प्रस्ताव, 143 देशों का मिला साथ। बता दें संयुक्त राष्ट्र आम सभा में शुक्रवार को भारत ने फिलिस्तीन को वैश्विक संस्था का पूर्ण सदस्य बनाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। दरअसल सुरक्षा परिषद पूर्व में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर चुकी है। फिलिस्तीन प्राधिकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जताते हुए सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का अनुरोध किया है। 143 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा के कुल 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि 9 सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। वहीं 25 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया।
4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, राहुल गांधी का बयान। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार की हार तय है और उत्तर प्रदेश इंडिया समूह कम से कम 50 सीटें जीतेगा। जीआईसी मैदान पर गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा और राजा रामपाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा, 4 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख कर ले लो, और यूपी में गठबंधन को 50 से कम सीटें नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, उन्हें 500 एकड़ जमीन मुहैया कराई, जबकि किसान का कर्जा माफ नहीं किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली में आप उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगे। भगवंत मान पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार कुलदीप कुमार और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सहीराम पहलवान के लिए लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली में रोड शो कर चुकी हैं। यूपी के कन्नौज में कांग्रेस, सपा और आप की संयुक्त रैली। राहुल ने कहा, इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन की तरफ से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में संयुक्त जनसभा की। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत की बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। सभी नेताओं ने इस दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की बात कही है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर कन्नौज की जनसभा की तस्वीरों के साथ पोस्ट साझा की है। इसमें वह अखिलेश यादव के साथ संविधान की किताब साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यूपी में सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के बाद बारिश, सड़कों पर लगा लंबा जाम, उड़ानें भी प्रभावित। बता दें, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार दिन भर तेज धूप के बाद रात में अचानक मौसम बदल गया। रात 8 बजे के बाद शुरू हवा 10 बजे तेज आंधी में तब्दील हो गई। इससे शहर के अधिकांश इलाकों में रात को बिजली गुल हो गई। रात 9:45 बजे अचानक आंधी चलनी शुरू हो गई। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात अचानक मौसम बदल गया। इस दौरान धूल भरी आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम बिगड़ने के कारण डीएनडी पर लंबा जाम लग गया है। वहीं नोएडा के कई इलाकों में इसके कारण बिजली चली गई। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा था कि पूरे दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी और तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मालूम हो कि मौसम विभाग ने इससे पहले दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी जारी की थी। 4 जून के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट, सीएए और यूसीसी के विरोधी हारेंगे, हैदराबाद में बोले पीएम मोदी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बड़ा दावा किया। पीएम ने कहा कि 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। इस दिन सीएए और यूसीसी के विरोधी और वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। चुनाव आयोग ने गुजरात में दाहोद में लोकसभा क्षेत्र के तहत एक मतदान केंद्र पर 11 मई को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। यह वही मतदान केंद्र है जहां से एक व्यक्ति ने 7 मई को वोटिंग के दिन लाइव स्ट्रीमिंग की थी। ऐसे में अब 11 मई को यहां दोबारा मतदान होगा, जो सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि घटना के संबंध में 4 निर्वाचन अधिकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वाले निर्वाचन अधिकारियों में एक पीठासीन अधिकारी, एक सहायक पीठासीन अधिकारी और 2 मतदान अधिकारी शामिल हैं। 5वें चरण की 49 सीटों के लिए 695 उम्मीदवार मैदान में। 20 मई को 8 राज्यों में मतदान। जी हां, बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोट 20 मई को डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि 5वें चरण के लिए नामांकन कराने की आखिरी तिथि 3 मई थी। इस दौरान 1586 नामांकन कराए गए। दाखिल किए गए सभी नामांकन पत्रों की जाँच के बाद 749 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। बयान में कहा गया कि नाम वापसी के बाद अब 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस चरण में महाराष्ट्र के 13 संसदीय क्षेत्रों में अधिकतम 512 नामांकन दाखिल किए गए थे और इन 13 सीटों पर 264 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 14 संसदीय क्षेत्रों में 466 नामांकन भरे गए थे। यूपी की 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के चतरा संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 69 नामांकन मिले और इसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ संसदीय क्षेत्र में 67 नामांकन प्राप्त
प्राप्त हुए हैं। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। 5वें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 14 है। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 और यूपी की 14 के अलावा बिहार की 5 सीटों पर 80, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 22, झारखंड की 3 सीटों पर 54, लद्दाख की 1 सीट पर 3, उड़ीसा की 5 सीटों पर 40 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।